हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम जो हिस्ट्री का सेकेंड लेसन पढ़ रहे थे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो है हमने क्या पढ़ा है, हमने देखा कि किस प्रकार से रशिया में अलग अलग से जो है रेवोल्यूशंस आए। जैसे पहले फरवरी रेवोल्यूशन आया, फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन आया, उसके बाद जो है आगे फिर चीज़ें जो है नॉर्मल होने लगी। फिर हमने देखा कि रशियन जो सोशलिस्ट सोसाइटी थी, जो रशियन आपका सोवियत यूनियन था, उन्होंने क्या किया था कि पूरा टुक ओवर कर लिया था, है ना। रशियन पार्टी ने जो है पूरे जो आपकी बोल्शेविक पार्टी थी, जो बाद में रशियन सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानी गई, उसने पूरी तरह से टुक ओवर कर लिया था और उसका पूरा वर्चस्व आ गया। फिर आगे देखने को मिला हमने कि फिर धीरे धीरे कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए, जिसकी वजह से सिविल वॉर जैसी स्थिति आई। फिर लेकिन उसके बाद फिर बोल्शेविक की पार्टी, जो रशियन पार्टी थी, उसने अपने जड़े जो है, अपनी पावर जो है वो बिल्कुल जड़वत कर ली थी, एकदम जमा ली थी। अब जब रशियन की पार्टी जो है पूरी तरह से जड़वत हो चुकी थी, अपनी पावर्स को एम्पावर कर चुकी थी, तो उसने जो भी फैसले लिए थे, मतलब जब उसने ये वादे किए थे कि जब मेरी उसकी पार्टी जीतेगी तो वो किस प्रकार की एक सोसाइटी बनाएगी, तो उसने कहा था कि वो एक सोशल सोसाइटी बनाएगी। तो अब जब वो पावर में आ चुकी है, आपकी बोल्शेविक पार्टी जो आपकी रशियन पार्टी है, जब वो रशियन सोशलिस्ट पार्टी जब वो पावर में आ चुकी है, तो वो किस प्रकार से एक सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाएगी, उसी को आज हम इस चैप्टर में इस वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। मतलब बोल्शेविक पार्टी जो आपकी बाद में रशियन आपकी पार्टी बनी है, वो पार्टी जो है किस प्रकार से एक सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण करने वाली है, वो क्या स्टेप्स उठाने वाली है, उसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया, banks and industries were nationalized. Collective works was performed by peasants on confiscated land. अब इसमें क्या कहा कि बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड। जैसा कि बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स ने कहा था कि उस वक्त लीडर कौन थे, लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन। तो उन्होंने क्या कहा था कि जैसे कि उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट सोसाइटी के तहत क्या होना चाहिए कि बैंक्स वगैरह को नेशनलाइज कर देना चाहिए। तो ठीक उन्होंने वही किया। इन्होंने क्या किया कि बैंक्स, और कहा कि जितने भी बैंक्स और इंडस्ट्रीज है सब नेशनलाइज हो जाने चाहिए। क्यों हो जाने चाहिए? क्योंकि जो है नेशनलाइज मतलब क्या था कि मतलब वो सेंट्रल के गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो जाए। तो उन्होंने वही किया, बैंक और इंडस्ट्रीज को जो है नेशनलाइज कर दिया। और साथ ही साथ कलेक्टिव वर्क्स जो है वो स्टार्ट हो गया, किसके द्वारा, पीजेंट्स के द्वारा, ऑन कॉन्फिकेटेड लैंड्स। कॉन्फिकेटेड लैंड्स क्या थे? अब जैसे उन्होंने क्या कहा था कि जो भी बड़े बड़े लैंड ओनर्स वगैरह हैं, जो रिच पीजेंट्स वगैरह हैं, इनके पास जो भी ज़मीनें हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए लोगों में, उन गरीब किसानों में जिनके पास जो है ज़मीनें नहीं थी। तो वही उन्होंने क्या किया, कॉन्फिकेटेड लैंड क्या था, मतलब कि वो ज़मीनें जो दूसरों से ली गई थी, मतलब लैंड ओनर्स वगैरह से लेके बांट दी गई थी पीजेंट्स में, उन ज़मीनों पे अब लोग जो है कलेक्टिव तरीके से, मतलब सब लोग मिलजुल के, सबके पास ज़मीन हो गई, सब लोग मिलजुल के अब काम करने लगे थे। तो सोशलिस्ट सोसाइटी किस प्रकार से बन रही थी, पहले कहा गया कि बैंक और इंडस्ट्रीज को जो है नेशनलाइज कर दिया गया, और जो कॉन्फिकेटेड जो लैंड्स थे उनमें जो है अब लोग कलेक्टिव तरीके से फार्मर जो है वो काम करने लगे थे। नेक्स्ट क्या कहा गया कि सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस। मतलब अब सेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब जितने भी प्रकार के नए प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, सब कहा गया कि सब किसके द्वारा संचालित होंगे, अब सेंट्रल के द्वारा, यानी कि आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, आपकी जो पार्टी थी उसके द्वारा सेंट्रलाइज किए जाएंगे। अब सेकेंड वन क्या कहा गया कि 5 ईयर प्लान, ये गलत हो गया, प्लान होगा यहाँ पे, 5 ईयर प्लान्स टू टारगेट फॉर इकोनॉमी फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स। अब पंचवर्षीय योजनाएं शुरू होने लगी। आप लोगों ने देखो, जैसे हमारे भारत में भी ये पंचवर्षीय योजनाएं जो है चलाई जाती है सरकार के द्वारा, उसी प्रकार से इसकी नींव जो है आप कह सकते हैं यहीं से, रशिया से ही पड़ी थी। यहाँ पे क्या हुआ कि सरकार की सोसाइटी, मतलब कि आपकी जो आप क्या था यहाँ पे, आपकी रशियन सोवियत की जो है पार्टी थी, उसी की गवर्नेंस चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो शुरू किए। अब पंचवर्षीय योजनाएं जो शुरू की गई थी, उसके मेन टारगेट क्या था कि आगे आने वाली जो अपकमिंग 5 ईयर्स है, आगे आने वाली जो 5 वर्ष है, उसमें जो है किस प्रकार से देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, इस चीज की पूरी प्लानिंग रहती थी। तो वही पंचवर्षीय योजनाएं होती थी।
तो ये सारे कार्य जो है आप देख रहे होंगे सेम वही चीजें हैं, सोशलिस्ट सोसाइटी को किस प्रकार से बनाया जा सकता है वही सारे कदम यहाँ उठाए जा रहे थे। तो दिस ऑल लेड टू अ ह्यूज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड न्यू फैक्ट्रीज बिगेन टू कम अप। अब इन सारी चीजों से क्या मदद मिल रही थी, मतलब जो चीजें मतलब सरकार द्वारा की जा रही थी उससे क्या मदद मिल रही थी, उसे ये मदद मिल रही थी कि ह्यूज इंडस्ट्रीज व ग्रोथ, मतलब बहुत ही बड़ी मात्राओं में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, नई नई फैक्ट्रियां जो है वो स्टार्ट होने लगी, इंडस्ट्रिया का ग्रोथ होने लगा था। क्यों नहीं लगा था, सीधी सी बात है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ इन्हें लाना था, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियों का सेटअप करना बहुत जरूरी था। तो इसलिए बहुत ही ह्यूज मात्रा में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां को ग्रोथ हो रहा था, नई नई फैक्ट्रियां जो है वो सेटअप हो रही थी। अब ये सारी चीजें तो हो रही थी कि भाई लोगों को लगा कि नहीं, आपकी जो पार्टी थी उन्होंने जो कहा था सेम वही कर रहे हैं, सोशलिस्ट सोसाइटी की उन्होंने बात की, सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण हो रहा है। इन सब चीजों से लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन क्या ये सारी चीजें बिल्कुल सही थी? अब जैसे कोई भी चीज हो, हर चीज की कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं, उसी प्रकार से इस सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का जो अच्छाई तो हमने देखी क्या फायदे हो रहे थे, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो रहे थे। वो नुकसान क्या थे कि देखिए, बट देयर वाज सम नेगेटिव साइड्स ऑफ दिस, लेकिन इन सारी चीजों का एक नेगेटिव साइड भी था। वो क्या था कि रैपिड कंस्ट्रक्शंस लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, मतलब तेजी के साथ बहुत ही रैपिड तरीके से जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, मतलब इंडस्ट्रीज का सेटअप हो रहा था तो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, तो बहुत तेजी से जो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वर्किंग कंडीशन पुअर होती जा रही थी। वर्किंग कंडीशन कैसे पुअर हो रहा था, अब जैसे तेजी से काम हो रहा है तो वर्कर्स भी उतने ही तो चाहिए, तो उसके तहत क्या किया जा रहा था कि जो भी बच्चे थे, बच्चे भी अब जो है काम करने लगे थे आप इंडस्ट्रियल वर्क में, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह में, तो इनकी कंडीशन क्या होती, बहुत ही पुअर होती जा रही थी। नेक्स्ट क्या कहा गया, वर्कर्स लिव हार्ड लाइफ, जो वर्कर्स है उनका जीवन जो है बहुत ही कठिनाई से जी पा रहे थे। मतलब एक तो वर्क हार्ड, ऊपर से वेजेस कम, और भी अन्य समस्याएं, उनकी हाइजीन की प्रॉब्लम, उनकी जो है और समस्याएं, तो इन सबसे उनका जीवन जो है और भी ज्यादा कठिन होता जा रहा था। लेकिन अब आगे क्या कहा गया, इज देयर एनी एफर्ट्स, अब जैसे ये सारी चीजें हो रही हैं तो लोग जो है परेशान थे, मतलब उसकी नेगेटिव साइड से बता दिया गया आपको, और उसका जो है कार्य जो हो रहा था वो हो ही रहा था। लेकिन अब जब ये सारी चीजें हो रही थी, मतलब नेगेटिव साइड जब हो रहा था, तो क्या इन सारी चीजों को देखने के बाद सरकार ने इनके लोगों के हित के लिए कुछ किया नहीं होगा? तो उसमें कहा गया कि इज देयर एनी एफर्ट मेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन, कहा गया कि अब ये जो सिचुएशन बन रही थी लोग आम वर्कर्स के साथ, तो उस सिचुएशन को और मतलब उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए थे? तो बिल्कुल उठाए थे। तो वो सरकार ने वो कौन से स्टेप्स लिए जिसकी वजह से जो है इनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आया, चलिए उसे देखते हैं हम। तो कौन से स्टेप्स है जिसको सरकार ने लिए इस सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करने के लिए? तो पहला क्या बताया, देखिए, एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम फॉर वर्कर्स वेयर एंड पीजेंट्स। अब मतलब एक ऐसा नया स्कूलिंग सिस्टम शुरू किया गया, मतलब एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया, किसके लिए? वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए। कहने का क्या मतलब है कि ऐसे लोग, ऐसे वर्कर्स और ऐसे पीजेंट्स जो कि काम की वजह से, मतलब क्योंकि एक्स्ट्रा हमने बताया आपको कि ज्यादा से ज्यादा काम जो है किए जा रहे, बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, तो इसकी वजह से बहुत से लोगों की या बच्चों की जो है स्कूलिंग जो है वो बीच में छूट जा रही थी। अब ऐसे कंडीशन में उनकी पढ़ाई जो छूट रही थी उसको फिर से कंटिन्यू करने के लिए सरकार ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था शुरू की, ताकि उन लोगों को, उनके वर्कर्स को या उन किसानों को दोबारा से आगे पढ़ने का मौका मिल सके, जिनकी पढ़ाई जो है इस कंस्ट्रक्शन मतलब लगातार तेजी से हुए रैपिड जो ग्रोथ में जो है उनकी, जिनकी पढ़ाई छूट चुकी थी बीच में। नेक्स्ट क्या बताया, क्रंचेस वे एस्टैब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रंस ऑफ द वुमेन वर्कर्स। हम देखते हैं कि उस समय जो है फैक्ट्रीज में कुछ महिलाएं भी थी जो काम करती थी। अब क्या था कि ऐसी महिलाएं जो कि फैक्ट्रियों में काम कर रही है और उनके छोटे बच्चे हैं, तो उनको क्या होता था, बच्चों को संभालने में बहुत दिक्कत होती थी। तो क्या किया गया, फैसिलिटीज क्या बनाई गई कि फैक्ट्रियों में क्रेंचेस की व्यवस्था की गई। क्रेंचेस क्या होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा लोकेशन तैयार किया जाता है जहाँ पे छोटे बच्चे जो है सब इकट्ठे वहीं पे, मतलब जो लेडी वर्कर्स हैं उनके बच्चों को वहीं छोड़ दिया जाता है, और वहाँ बच्चे फिर अपना खेलते कूदते रहते हैं और उनका टाइम आराम से पास हो जाता है। मतलब कह सकते हैं छोटा सा गार्डन टाइप का, यहाँ पे प्ले ग्राउंड टाइप का, जहाँ पे व्यवस्था रहे और वो लोग आराम से खेल कूद सके। तो ऐसी व्यवस्था जो है बनाई गई, कहाँ पे, फैक्ट्रियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड।
चीप पब्लिक हेल्थ केयर मतलब कि कम सस्ते दामों पे अच्छी हेल्थ सर्विस जो है प्रोवाइड की गई, क्योंकि लोगों की हेल्थ सर्विस जो है वो देना बहुत ही ज़रूरी था। तो सरकार ने क्या किया, सरकारी व्यवस्था की और साथ ही साथ सस्ते दामों में लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विस भी प्रोवाइड करवाई ताकि उनका स्वास्थ्य भी बेटर हो सके। नेक्स्ट क्या कहा गया कि मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वेयर सेटअप फॉर वर्कर्स। जैसा कि हमने कहा था कि वर्कर्स की लिविंग कंडीशन कैसी थी, वो काफ़ी बुरी कंडीशन चल रही थी, उनके रहने का ठिकाना नहीं था। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि कुछ मॉडर्न लिविंग मतलब मॉडर्नाइज तरीके से कुछ क्वार्टर्स का निर्माण करवाया जहाँ पे वर्कर्स जो है आराम से रह सकते थे। तो ये सारी सुविधाएं जो है सरकार ने की। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेकिंग सोशलिस्ट सोसाइटी किस प्रकार से निर्माण किया कराया गया, तो उसको आप अभी जो मैंने आपको बताया उसे आपको लिखना है, जो अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा की। उसमें जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी हमने बताया और उन समस्याओं को का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया उसे भी हम आपको बता चुके हैं। अब आगे क्या कहा गया है कि however impact of all these efforts was limited because the resource of the governments are limited। सरकार ने इतने सारे कदम उठाए लेकिन इसके बावजूद इसका जो रिजल्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो बहुत ही लिमिटेड देखने को मिला। क्यों मिला? क्योंकि सीधी सी बात है कि सरकार ने जो के पास जो भी रिसोर्सेज थे वो बहुत ही लिमिटेड थे। मतलब रिसोर्स जब कम है तो उसका परिणाम भी हमको कम ही मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है हम अभी तक जो है आपने देखा, हम इस लेसन का जो मेन स्टोरी पार्ट है उसको खत्म कर चुके हैं। अब अभी हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो एक अलग टॉपिक होगा जिसमें हम स्टेलिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा टॉपिक है स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। सबसे पहले हम दोनों को अलग अलग समझते हैं। स्टेलिनिज्म क्या है? द आइडियोलॉजी ऑफ जोसेफ स्टेलिन। मतलब जोसेफ स्टेलिन की जो आइडियोलॉजी थी उसी को स्टेलिनिज्म का नाम दिया गया। अब जोसेफ स्टेलिन कौन है आप सोचेंगे, तो जोसेफ स्टेलिन कौन है मैं आपको बता दूं। हमने देखा क्या जो सोवियत का जो मतलब कि जो रशिया की जो सोसाइटी थी, आपकी बोल्शेविक सोसाइटी जिसे ऑल रशियन सोसाइटी का नाम दिया बाद में, तो रशियन सोसाइटी को हेड कौन थे आपके? व्लादिमीर लेनिन थे। लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन, मतलब कि उनकी डेथ लगभग 1924 में उनकी डेथ हो गई लेनिन की। तो उनके मरने के बाद जो है उस रशियन सोसाइटी के हेड का काम जो है, जिसका कार्यभार को जिसने संभाला वो कौन थे? वो थे जोसेफ स्टेलिन। वो कौन थे आपके? जोसेफ स्टेलिन थे। ठीक है, जोसेफ स्टेलिन। अब इन्होंने जिस आइडियोलॉजी को सामने दिया, आपने जिनकी विचारधारा जो सामने आई उसी को स्टेलिनिज्म का नाम दिया गया। आई होप आप स्टेलिनिज्म जो है वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? कलेक्टिवाइजेशन को अब हम समझते हैं। कलेक्टिवाइजेशन क्या है? द कंबाइनिंग लैंड ऑफ वेरियस फार्मर्स एंड देन परफॉर्मिंग द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑन कलेक्टिव बेस। तो यहाँ क्या बताया गया? कंबाइनिंग द लैंड ऑफ वेरियस फार्मर्स, मतलब बहुत से अलग अलग फार्मर्स की जमीनों को एक साथ मिलाकर फिर एक साथ मिलकर उस जमीन पर खेती करने का जो की प्रक्रिया जो होती है उसी को कलेक्टिवाइजेशन कहा जाता है। मतलब कलेक्टिव बेसिस के आधार पर, मतलब कलेक्ट करने के बेसिस के आधार पर जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे फार्मर्स की जमीनों को इकट्ठा करके एक साथ उस पर खेती की जाए तो वो कलेक्टिवाइजेशन कहलाता है। क्लियर? तो हमने कलेक्टिवाइजेशन देखा और स्टेलिनिज्म देखा। अब यहाँ क्या बताया गया आगे आपके लेसन में कि स्टेलिन जो थे उन्होंने क्या किया, कलेक्टिवाइजेशन के मेथड को, उसके थ्योरी को एडॉप्ट किया था, उस विचारधारा का उन्होंने समर्थन किया। अगर उन्होंने समर्थन किया है तो उसका कुछ कारण भी होगा। तो रीजंस फॉर कलेक्टिवाइजेशन को हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि बाय 1927 सोवियत रशिया वाज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स स्पेशली इन टाउन्स। अब जैसा मैंने बताया कि 1924 के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन जो है हेड कौन हुए? सोशलिस्ट रशियन सोशलिस्ट सोसाइटी के आपके हो गए स्टेलिन हो गए। तो स्टेलिन जब हेड हुए तो उन्होंने क्या देखा कि 1927 में क्या हुआ कि सोवियत रशिया में, सोवियत रशिया यानी कि मैंने आपको बताया था ना नॉन रशियन का जो कंट्री से सभी लोगों ने मिलकर एक पूरा यूनियन बनाया था जिसको यूएसएसआर भी कहा गया है, तो वही सोवियत यूनियन है आपका। तो सोवियत रशिया में क्या हुआ था कि शॉर्टेज हो गया किस चीज़ का? फूड ग्रेन्स का। और स्पेशली कहाँ पे? टाउन्स में भाई कंट्री साइड में क्या होता था कि लोग अपने खेतों में खेती करते थे, अपने भरण पोषण का इंतजाम करते थे। लेकिन शहरों में क्या था? शहरों में वो फूड ग्रेन्स जो मतलब बिकने के बाद जो आते थे उसे लोग खरीदते थे कि भाई शहरों में तो है नहीं जमीन की हम लोग खेती कर सके।
तो इसलिए वहाँ पे स्पेशली जो है कंट्री साइड में भी था फूड ग्रेन की शॉर्टेज, लेकिन ज़्यादातर फूड ग्रेन की शॉर्टेज कहाँ थे, टाउन्स में थे। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि टू ओवरकम दिस गवर्नमेंट फिक्स द प्राइजेस एट विच ग्रेन्स मस्ट बी सोल्ड। अब ये सारी समस्या यानी कि फूड ग्रेन की शॉर्टेज को शॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक ग्रेन्स का एक फिक्स रेट कर दिया और कहा कि इसी रेट पर किसान जो है जमीन अपने फूड ग्रेन्स को बेचेंगे और उससे को फिर यहाँ पे शहरों में फिर दूसरे रेट पे अपना बेचा जाएगा। लेकिन होता क्या है, बट पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन्स टू गवर्नमेंट एट दीज प्राइसेस। क्या हुआ कि पीजेंट्स ने जो क्या किया, पीजेंट ने सीधा सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो फिक्स रेट है उसमें हम जो है अपने ग्रेन्स को नहीं बेचेंगे और जो है इससे क्या होगा कि हमारा ही नुकसान होगा। भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं और इतने कम दाम में बेचेंगे तो हमारा मुनाफा कैसे होगा। तो उन्होंने सीधा से कह दिया कि हम जो है ग्रेन्स को गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो फिक्स प्राइजेस था उसमें नहीं बेचने वाले हैं। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, स्टेलिन बिलीव दैट kulaks and traders in countryside were holding stocks in the hope of higher prices। अब स्टेलिन को क्या लगने लगा, स्टेलिन को लगा कि जो है जो कुलाक्स थे और जो ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया है, कंट्री साइड के उन्होंने पूरा स्टॉक को होल्ड करके रखा है ताकि वो आगे चल के जो हाई प्राइस में उसे बेच सके। अब इसका क्या मतलब हुआ, कुलाक्स कौन से आके, कुलाक्स जो है मतलब कुलाक्स एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है रिच पीजेंट। जैसे आप किसान देख रहे हैं तो किसानों में कुछ ऐसे किसान थोड़े से प्रॉस्परस रहते हैं, उनके पास खेती भी ज़्यादा है, उनके पास जो ग्रेन्स की मतलब उपज भी ज़्यादा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, तो उन्हें कुलाक्स कहा गया है। तो सोवियत आपके स्टैलिन का क्या मानना था, उसे ऐसा लगा कि जो कंट्री साइड है, जो गाँव के कंट्री साइड के ग्रामीण क्षेत्रों के जो कुलाक्स हैं यानी कि जो रिच पीजेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, ग्रेन्स के पूरे बहुत सारा स्टॉक जो है जमा करके रखा है अपने गोदामों में और वो इस चक्कर में है कि जब प्राइसेस बहुत हाई हो जाएंगे तब उसको बेचेंगे। मतलब ये लोग काला बाजारी करने के चक्कर में फंसे हुए हैं, ऐसा स्टेलिन को लगा। अब ऐसा तब क्या हुआ कि therefore speculation had to be stopped and the supplies confiscated। मतलब स्टेलिन ने कहा कि देखो अगर इस तरीके का तुम काम कर रहे हो तो भाई सीधी सी बात है, इस काला बाजारी को बंद करना होगा और जो तुमने स्टॉक में बचा के रखा है, गेहूं को छुपा के रखा है, अनाज को, उसे जो है सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उचित दामों पे। ऐसा जो है स्टेलिन ने कहा। अब इसके आगे क्या कह रहे हैं वो, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर जो है स्टेलिन ने और क्या किया, तो ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग एरियाज वर टर्न्ड बाय पार्टी सुपरवाइजिंग एनफोर्स ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग द कुलाक्स। जो है स्टेलिन ने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि जितने भी ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज है उसके ऊपर जो है पार्टी का पूरा जो है कब्जा रहेगा। मतलब पार्टी यानी कि आपके जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका पूरी रूप से वो कब्जा रहेगा कि वो देखते रहेंगे कि उसमें नजर रखेंगे कि कितनी उपज हो रही है और किस हिसाब से जो है ग्रेन्स वगैरह को बेचा जा रहा है। और सुपरवाइजिंग द एनफोर्स ग्रेन कलेक्शन, जो भी ग्रेन्स के कलेक्शन हो रहे हैं उस पर बाकायदा सुपरवाइजर जो है किया जाएगा, कुछ ना कोई लोग उस पर हमेशा नजर रखते रहेंगे। और ये रेडिंग द कुलाक्स, जितने भी कुलाक्स है उनके ऊपर रेड पड़ती है, उनके गोदाम में हमेशा छापा पड़ता रहेगा कि कहीं उन्होंने कुछ छुपा के या स्टोर करके तो नहीं रखा है। अब ये सारे कदम जो है उठाए जा रहे थे, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस शॉर्टेज कंटिन्यूड, इतने सारे मतलब फैसले लेने के बाद भी, इतने सारे वर्क करने के बाद भी जो है शॉर्टेज लगातार कंटिन्यू ही बना रहा। अब इस पे जो लोग आर्गुमेंट्स क्या दे रहे थे कि इसकी वजह क्या है, कारण क्या है कि शॉर्टेज बना हुआ है। लोगों का क्या कहना था कि आर्गुमेंट्स वर गिवन दैट स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग वाज आल्सो ए रीजन फॉर ग्रेन शॉर्टेज। अब कुछ लोगों का ये कहना था कि जो स्मॉल साइज के होल्डिंग्स है, यानी जो लोगों को जो अलग अलग से जो है खेतों को बांट दिया गया है, क्योंकि जो पहले एक लोगों के पास बहुत सारा खेत हुआ करता था तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ करता होगा। अब क्या किया गया, सभी लोगों को अलग अलग खेतों में जो है खेत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। अब किसी के पास कुछ टुकड़ा है, किसी के पास कुछ टुकड़ा है, किसी के पास कुछ टुकड़ा है, तो सब अपना अपना खेती कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब एरिया कम है तो उसमें जो है कल्टीवेशन भी कम होगा। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो लगातार कंटिन्यू हो रहा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना रहा। अब स्मॉल से size peasants farms could not be modernized, so to
मॉडर्नाइज फॉर्म्स। अब क्या कहा गया, और इसके आगे क्या कहा गया कि जो छोटे छोटे किसान मतलब ज़मीन है किसानों के पास, उसको हम मॉडर्नाइज नहीं कर सकते, उसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें उन्हें मॉडर्नाइज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि फार्म शुड बी रन ऑन इंडस्ट्रियल लाइंस विथ मशीनरीज। मतलब अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो जो भी फार्म्स है हमारे उसे मॉडर्नाइज करना होगा, और साथ ही साथ उसमें हम इंडस्ट्रियल लाइंस के बेसिस पे उसमें काम करें, यानी कि मशीनों का इस्तेमाल करें प्रोडक्शन के लिए। अब छोटे फार्म में तो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना होगा, फार्म्स को इकट्ठा करके बड़े फार्म्स पे जो है मशीनरीज का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करना चाहिए। और क्या बताया कि इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलाक्स, और सबसे पहले जरूरी है कि कुलाक्स का सिस्टम खत्म किया जाए। मतलब कुलाक्स के पास जितनी भी जमीनें हैं वो भी सारे हड़प लीजिए, और सारे हड़प के जो है एक जमीन बना दिया जाए, उसको एक जगह इकट्ठा करके, ताकि लार्ज अमाउंट में जमीन हो और उससे जो है हम खेती आराम से उसमें कर सके और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्या कहा गया कि लार्ज स्टेट्स कंट्रोल फार्म शुड बी एस्टैब्लिश। मतलब बड़े बड़े ऐसे स्टेट्स का निर्माण होना चाहिए, एस्टैब्लिश होना चाहिए जहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में खेत जो है एक साथ हों और वहाँ पे जो है प्रोडक्शन किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम करते हैं तो उस तरीके से हम कर सकते हैं कि हम अपने खेतों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो बट पीपल विलिंग फॉर दैट। अब ये सारी चीज़ें तो की जा रही थी, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सारी चीज़ें जो कलेक्टिवाइजेशन की जो रणनीति अपना रही थी आपकी सोवियत पार्टी, क्या लोग उससे जो है खुश थे? क्या लोग वही चाहते थे? क्या उससे कोई समस्याएं नहीं हो रही थी? तो ऐसा नहीं था कि नो, देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अब ये कलेक्टिवाइजेशन के जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे सरकार के द्वारा, स्टालिन के द्वारा, वो क्या हो रहा था, उससे बहुत सारी समस्याएं लोगों को जो है झेलनी पड़ रही थी, बड़ी समस्याएं हो रही थी। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग विद द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। इसी चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको मेरा वीडियो जो है पसंद आया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ से बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट आपको मिलते रहें, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स भी अवश्य देते रहें। धन्यवाद।